आपको किसी वक्त में ऐसा लगा कि मेरी रिहाई होगी या इधर ही गुजर जाएगी? कोई भी मामूली हरकत करता था तो उसको किक मारते थे, मुक्का मारते थे, गालियां देते थे। मैं एक लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ग्रीटा। सेल मेरा जो था वो 9 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल था, तो हम उसको 911 कहते थे। मैंने ग्लोबल समूह प्लोटेला से रब्ता किया कि मैं जाना चाहता हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा से मैंने रब्ता किया, वो बच्चे बड़े खुश हो गए। मंसूरा का लोग हैं, उन्होंने इन बच्चों को इतना दबाया कि उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। मुझे जमात के मुशावरत में, प्रोग्रामातों में, उठने बैठने में न सिर्फ शरीक नहीं किया गया, बल्कि जब मैं खुद जाता था तो मुझे कहा जाता था कि ना हो। 19 सितंबर को हाफिज नईमुर रहमान साहब को इस्तीफा लिखा और उस पर नीचे लिखा सिसली बुहिरे रो। 45 लाख रुपए मैंने कैश सेनेट की तनख्वाहों से जमात के बैतुल माल में जमा करके उसकी रसीद ली है। जमात की लीडरशिप को चैलेंज करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे। पूरी जमात की लीडरशिप में कोई आके मेरे साथ मुनाजिरा करे। किसी ने आपके लिए आवाज उठाई है? ये जो पार्लिमानी पार्टी है PTI की, इनकी मौजूदगी में इमरान खान 1000 साल तक भी जेल से नहीं निकल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत से मेहमानों का तारुफ करवाना पड़ता है, लेकिन आज मेरे सामने साबिक सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, जिन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनका जो काम है, उनकी जो जुर्रत है, हिम्मत है, वही उनका तारुफ है। और अब सब पाकिस्तान में भी और आलमी सतह पे भी शायद उन्हें कोई हो जो ना जानता हो, जो फ़लस्तीन का मामला जानता है। वो ज़रूरी है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को भी जानता होगा। तो आज हम इनके पास आए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया सेनेटर साहब। थैंक यू। तो आपने जब आप रिहा होते हैं वहाँ से, तो आपने कहा कि जदोजहद जारी रहेगी अडयाला से वहाँ इसराइल तक, यही था ना? तो आप जेल में गए, अदालत में पेश किया गया, अब बीती क्या है? यानी एक सफ़र तो पिछला है जो हम आपका वीडियो से देख रहे थे, लेकिन वो गिरफ़्तार किया जाना और फिर वहाँ से आगे तक और रिहाई तक, ये सफ़र जाना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वो जो आपने कहा ना कि गिरफ़्तार किए जाने तक तो मैं राबिते में था। मेरा जो किश्ती थी जिसका नाम जो था अपना सरकारी कागज़ात में, उसका नाम था अला कटल्ला, ये एक यूनानी नाम था। ठीक है। और उसका कोड नाम जो था वो फ़लस्तीनी कस्बे याफा के ऊपर था। अच्छा। यानी ग्लोबल समूह प्लोटेला की ऑर्गेनाइजेशन में उसको याफा कहा जाता और मैं उसको याह्या सिनवार कहता था। अच्छा। तो इसलिए कि याह्या सिनवार जो हैं सबसे ज़्यादा खौफज़दा हैं इजराइलियों से। तो वहाँ तक तो हम राबिते में थे। जब ट्रैकर हमारी भी ट्रेस हो रही थी कि हमारी किश्ती कहाँ पहुँची है, फिर मैं वीडियोस भी बनाता था, उसके नतीजे में पता चलता था। लेकिन जब उन्होंने इंटरसेप्ट किया और हमारे बोट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो ट्रैकर का राब्ता भी ख़त्म हो गया, मोबाइल का राब्ता भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि पर्दा गिर गया। तो जेल जो मैं ले जाया गया वहाँ से, इनकी एक बंदरगाह है, ये उसको अशदोद बंदरगाह कहते हैं, ये अस्कलान में। और अस्कलान बिल्कुल बॉर्डर है गज़ा का। ये गज़ा और अस्कलान की अपनी बड़ी तारीख़ी अहमियत। तो अस्कलान हमें ले जाया गया और वहाँ पे आपने ग्वांटानामो के कैदी देखे होंगे, जिस तरह 2 बंदे उनके बगलों में वो कंधा दे के और उनके सर झुका के, उसी तरह हमें किश्तियों से निकाला गया और एक खुले मैदान के अंदर उल्टा लिटाया गया। कोई भी मामूली हरकत करता था तो उसको किक मारते थे, मुक्का मारते थे, गालियां देते थे। बदतमीज़ दरिंदे किस्म के लोग हैं, कोई ह्यूमन राइट्स उनको तालीम नहीं है। उसके बाद फिर दो उसी तरह बंदे हमारे IDF को मैं IOF कहता है, इजराइली ऑक्यूपेशनल फोर्स। तो उनको हमें ले गए बहुत बड़े हाल में जहाँ 30-35 काउंटर्स लगे थे और वहाँ पे हमारी पूरी स्क्रीनिंग उन्होंने की, तस्वीरें उतारी, पासपोर्ट ज़ब्त किया, उसकी फ़ोटोकॉपी कर ली, बाकी हल्की फुल्की इंटरव्यूज़ कर ली। हमें ये बताया गया कि आप डिपोटेशन पेपर पे दस्तखत कर लें। पहली मरतबा डिपोटेशन पेपर वहाँ हमें दिया गया, जिसमें लिखा गया था कि आप एक्टिव कॉम्बैट जोन में बावजूद वार्निंग के दाखिल हुए हैं और इजरायली लॉ की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको एडमिट करो, दस्तखत करो, ताकि इजरायली लॉ के मुताबिक 72 आवर्स में हम आपको डिपोर्ट करें। उस वक्त भी मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर उस हाल की दूसरी तरफ जब हम निकलते थे तो प्रिजन वैन खड़े थे। उस प्रिजन वैन में जैसे हाईएस्ट की सीट होती है जिसमें 3 बंदे बैठते हैं, इसी तरह 3 बंदे बैठ जाते थे। तो ऊपर भी, सामने भी दीवार थी छत तक, नीचे भी, पीछे भी दीवार थी, साइडों पे भी। तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलता कि दिन है रात है क्या है। वहाँ फिर पता नहीं, हम तो 30-35 घंटों से कुछ खाया पिया नहीं था, थके हुए थे,
कुछ पता नहीं चला कि ये कितना सफ़र हमने किया और कहाँ पहुँचे, लेकिन जब वो बस गाड़ी चलती जा खरख्त आवाज़ में जो है कहा कि उतरो, तो हमारी आँख खुल गई, हम उतर आए। उसके बाद वहाँ कुत्तों से हमें सुंघवाया गया, फिर एक जगह ले जाके कपड़े उतारे गए हमारे, फिर उसके बाद कुत्तों से, फिर बहुत खौफनाक जेलें, 50-50 फुट तक उसकी लंबी दीवारें और वो ब्लॉक्स लगे हैं, और पेज दर पेज दरवाज़ों से गुज़र के, और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे होते हैं, तो बटन दबा के उस जो कोड नंबर लगा के वो खुलते थे, वो वहाँ ले जाके फिर हमें सेल्स में बंद कर दिया गया। तो ये सेल तक जाने का, और सेल मेरा जो था वो 9 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल था, तो हम उसको 911 कहते थे। तो ये जो आपके साथ अफराद थे, आप मेरे ख्याल जितने भी लोग अरेस्ट हुए, वाहिद पाकिस्तानी आप ही हैं जो अरेस्ट हुए हैं जी। तो आपने कोई फील किया है या उन्होंने कोई तकसीम ऐसी की कि आपको लगा कि यार पाकिस्तान से कोई ख़ास नफ़रत है इसराइलियों में, कि सबके साथ एक ही जैसे बुरा सलूक कर रहे थे? देखें, किश्ती में तो हम ये सेल में जो हम गए, तो सेल में एक अमरीकी था, एक स्विट्ज़रलैंड का था, एक नीदरलैंड का था, एक इटली का था, एक यूनान का था, एक ऑस्ट्रिया का था, एक टर्किश था, ट्यूनीसियन थे, मैं पाकिस्तानी था, एक थोड़े वक्त के लिए एक कुवैती भी था जी। ठीक। तो ये उसके अंदर हम सेल के अंदर थे। अब जहाँ तक ये रवैये का ताल्लुक़ है, तो देखें इनकी जो नई नस्ल है ना, वो शदीद फाशिस्ट है। आपको फ़र्क भाई हैरत होगी कि उनकी ऐसी ब्रेन वाशिंग की गई है कि वो पूरी दुनिया को जुटलाते हैं, और बड़े धड़ल्ले से और डटाई से जुटलाते हैं। मुस्तकिल छेड़ते थे, खुसूसन ख़वातीन को बहुत छेड़ते थे। तो एक फाशिस्ट किस्म के लोग हैं, और उनका मतलब ये है कि अगर आप आगे से जवाब देते थे ना, तो वो बदतमीज़ी कर लेते थे और मारने के लिए आ जाते थे आपको। चूँकि हमारी ट्रेनिंग भी ये हुई थी कि भाई इनको आपने आई कांटेक्ट इनसे नहीं करना है। अच्छा। इसलिए कि ये बदतमीज़ है, जैसे आपको आई कांटेक्ट होगा ये आपको कुछ कहेंगे और प्रोक करेंगे, ताकि आप कुछ हरकत करें और ये आपको मार दें, और लोगों से कहें कि ये तो नॉन वायलेंट नहीं है, ये तो हमला करने वाले हैं, तो दहशतगर्द हैं। और इसी तरह जब वो गुफ्तगू करें तो आपने शॉर्ट जवाब देना है, ताकि आप उनके साथ गुफ्तगू में इंगेज ना हो। तो ये हमारी ट्रेनिंग दी गई थी। हाँ, और दूसरा है कि आपने नॉन वायलेंट रहना है, हर सूरत में नॉन वायलेंट रहना है। वायलेंस की तरफ जब आप जाएंगे तो पूरे फ्लोटेला की जो मैसेज है वो किल होगा। हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखा दें कि आलमी शहरियों ने इत्तेहाद किया है, अनआर्म्ड है लेकिन अनअफ्रेड है, और उनके पास सिर्फ खुराक है, पानी है, दूध है बच्चों के लिए, और अद्वियात हैं, और वो इंटरनेशनल लॉ के प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं गज़ा, और उनको ये रोक रहे हैं। तो इनको हम ऐसे एक्सपोज करें कि दुनिया में नफ़रत की अलामत बन। ये उस वक्त होगा जब आप टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे और नॉन वायलेंट रहेंगे और पीसफुल रहेंगे। आपको किसी वक्त में ऐसा लगा कि यार मेरी रिहाई होगी या इधर ही गुजर जाएगी? क्या ख्याल आता था आपको? देखिए, मेरा ख्याल ये था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा। हाँ, और फ़र्क भाई मैं आपको बताऊं कि जब हम निकल रहे थे सिसली से, तो इसका मतलब यह है कि हम टूवर्ड्स गज़ा जा रहे हैं। सिसली से हमने जाना था यूनान के बंदरगाह क्रीटी, और क्रीटी से 4 दिन 4 रातों की सफ़र पे फिर गज़ा था। जी ठीक। वो तो दरिंदे हैं, इंसानी खून की हमें कोई वो नहीं था कि हम जिंदा पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, खौफ नहीं था। ये अजीब बात है, मैंने अपनी आखिरी वीडियो में भी कहा, जैसे जैसे हम अर्ज़ मुबारका के करीब होते थे, हमारे दिलों में एक नूर और एक रोशनी आ रही थी। हम देख रहे हैं कि गज़ा के लोग, इनको ऑफ़र की गई है, आपको यूरोपियन नेशनलिटी देते हैं, अमेरिकन नेशनलिटी देते हैं, कारोबार देते हैं, वहाँ घर देते हैं, सिनाई डेजर्ट में शहर बसाते हैं, जॉर्डन में शहर बसाते हैं, बेरूत में शहर बसाते हैं, पैसे देते हैं। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो, मरने के लिए तैयार हैं, गज़ा छोड़ने के लिए तैयार। तो बंदा कहता है यार ये कैसे लोग हैं? यार उस मिट्टी के अंदर एक कशिश है, उसके अंदर एक नूर है, एक रोशनी है, जो इंसान को, जो कहते हैं ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जती आशनाई, बिल्कुल आपको बेगाना कर देती है। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, हमारा मौत से खौफ ख़त्म हो रहा था, और आखिरी दिन तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत आगे भाग रहा है और हम उसे दबोचने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं एक लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ग्रीटा। इसको आपने कैसा पाया? आपकी मुलाकात हुई? ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, यानी ख़ुद मुझे उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और देखा तो एक हैरानी हुई
कि यानी इतना इन्फ्लुएंस है और फिर वो इस तरह के सख्त जान एक काफ़िले में शामिल हो गई हैं जहाँ पे आपकी जान दाव पे है, पता नहीं है कि वापसी का कोई है रहा कि नहीं है। तो ये भी एक मुझे अजीब, मैं ख्याल होंगे भी कोई 22-23 साल की, 22 साल की। मैं कहता हूँ ये जो लोग हैं ना, जैसे स्वीडन की ग्रीटा, ब्राज़ील का त्यागो, यास्मीन जर्मनी की, और वाइल ट्यूनिस का, ये हीरोज़ हैं। अंदाज़ा कर लें, हम कोई नेवी तो फोर्स तो नहीं है, हमें किश्तियों का, जहाज़ों का खेल है, उनको भी इसी तरह। फिर आप देखें, हम कोई कारपोरेट इदारे भी नहीं हैं कि हमारे पास कोई बड़ा पैसा हो और हम कोई प्रोफेशनल अंदाज से, सिविलियन, अनआर्म्ड, और कोई रियासत पीछे नहीं है। सिर्फ रियासतों ने ये किया जैसे स्पेन ने किया, इटली ने किया और ट्यूनिस ने किया, हमें अपना बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। बाकी हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ ट्यूनिस, स्पेन और इटली और यूनान ने अपनी हुदूद में सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन की, और वो ज़ाहिर उनकी अपनी उसके लिए कि हमारी हुदूद में इसराइल के ऊपर हमला करेगा तो एक तरह से हमारे खिलाफ लाने जाएंगे, तो वो उसके लिए जब हम जैसे ही उनके टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेते उसके बाद हम नहीं हटते थे, कोई रियासत हमारे पुश्त पे नहीं था, और एक दरिंदे के सामने हम जाए, तो ये गैर मामूली जुर्रत, इसका क्रेडिट इन लोगों को जाता है। इसलिए मैंने फ़रूख भाई ये इरादा किया है कि मैं इन लोगों को पाकिस्तान बुलाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान बुलाऊंगा और इंशाल्लाह इनको ग्रेट एक रिसेप्शन देंगे ग्रैंड, और घुमाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने फ़लस्तीन और पाकिस्तान ट्विन्स हैं, पाकिस्तान और फ़लस्तीन टू कंट्रीज़ वन नेशन है, हमारा तीसरा हरम है, हमारे वजूद में खून की तरह गर्दिश करता है, हमारे दिल का टुकड़ा है। उसके लिए आपने पता है सबसे ज़्यादा तौहीन ग्रीटा की गई, उसके पुश्त के ऊपर भी इसराइली झंडा लगाया गया और उसको मजबूर करने की कोशिश की कि इसराइली झंडे को चूमो। अच्छा, और उसको, हमें तो हथकड़ियाँ बंदरगाह से उतरते हुए नहीं डाली गई, सिर्फ हाथ पीछे किए गए और सर झुकाया गया और फिर उठाया गया, उनको बंदरगाह से हथकड़ियाँ लगाई गई। और फिर IDF, जिसको IUF कहते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्स, उनके सिपाही आके मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, उसके साथ सेल्फियाँ बनाते थे, उसके साथ उस बच्ची के साथ, उस बच्ची के साथ। और फिर आप देख के जब वो रिहा होती है तो वो कहती है कि मैं अपने मजालिम जो मेरे साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया उसकी हेडलाइन नहीं बनाऊंगा, हेडलाइन गज़्ज़ा है। ये मतलब आपने बताया कि आपके सामने भी उसके साथ कितना तौहीन आमेज़ सलूक हुआ और उसने आके एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसमें फ्रांस के पार्लियामेंटेरियंस थे हमारे साथ, बार्सिलोना का मेयर था, नेल्सन मंडेला का पोता मांडवी मंडेला था। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते? 60 मुस्लिम ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस। तो मैं समझता हूँ हमें सोचने के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। हमें, हमारे अंदर ज़िंदगी नहीं है, हमें ज़िंदगी पैदा, हमारे अंदर मज़ाहिमत नहीं है, हमें जुल्म के ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें मजलूम के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ये देखें ना कि जिस तरह उन्होंने कहा जी दूसरे ममालिक के मेयर हैं, शहर के इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, ये वो पाकिस्तान से। मैंने आपसे ये सवाल तब भी पूछा था जब आप काफ़िले का हिस्सा थे, आप कश्ती पे थे, वहीं से इंटरव्यू दिया आपने। तो मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान नज़र आया आपको कोई? तो पता चला कि 5-6 लोग हैं इस काफ़िले का हिस्सा, वाहिद सियासतदान भी आप ही थे। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि चलो ये तो हुआ, इससे पहले भी एक चीज़ हुई, यानी इसका हिस्सा बनने से पहले आपको मलेशिया के वज़ीर आज़म ने दावत दी उन लोगों को जो इस काफ़िले का हिस्सा बन रहे थे जी, और उनको झंडे पेश किए गए जी। उनको जो समूद नुसंतारा, ये असल में जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला था, ये 4 फ्लोटेला की कोलेशन था। ठीक है। यूरोपियन फ्लोटेला का नाम है फ्रीडम फ्लोटेला, अफ्रीकन फ्लोटेला का नाम है समूद मगरिब, एशिया और ईस्ट एशिया की फ्लोटेला का नाम है समूद नुसंतारा। नुसंतारा ये जो फिलिपाइन तक के जज़ायर है, इसका पुराना नाम है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड वगैरह, समूद नुसंतारा। और मिडिल ईस्ट का फ्लोटेला था ग्लोबल मार्च टू गज़ा। तो इन चारों ने मिल के ग्लोबल समूद फ्लोटेला, तो हम जो हैं वो समूद नुसंतारा का हिस्सा थे। और समूद नुसंतारा को पेट्रोनाइज कर रहा था अनवर इब्राहिम, और अनवर इब्राहिम ने समूद नुसंतारा का फ्लैग हमारे हवाले किया, और अनवर इब्राहिम ने डिप्लोमेटिकली हमें कवर दिया। मुश्ताक अहमद खान साहब पे क्या गुजरी, कि कितना मुश्किल था वहाँ पे जेल में, अदालत में पेशी और बाकी चीज़ें। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये जो
आप गए हैं, आप पीछे से आपका एक बैकग्राउंड है, आप जमीयत के नाज़िम आला थे, जमात इस्लामी के आप KP के अमीर रहे, तो बाद में जब आप आए तो आपने पहले प्रोग्राम में बता दिया कि जी जमात इस्लामी तो मैंने छोड़ दी, यानी इस्तीफ़ा दे दिया। और दौरान सफ़र ये वैसे बड़ा ही कठिन फैसला होता है। ऐसी क्या मोमेंट आई कि आपने दौरान सफ़र ये काम कर दिया? यानी ये तो हमें पता है कि दरमियान में कुछ चीज़ें चल रही थी, मैं चाहूँगा कि पब्लिक को ये पता चले, लोग सवाल पूछते हैं। हाँ, दरमियान में चीज़ें चल रही थी, जैसे 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था। मैं भरपूर कोशिश कर रहा था कि मैं कोई सूरत निकालूं जमात के अंदर रहने की, और मैंने 3 कमेटियाँ बनाई, मौलाना इस्माइल साहब की सरबराही में, नूरुल हक साहब की सरबराही में, शाफे सर की सरबराही में। मैंने उन तमाम कमेटियों के साथ भरपूर कोऑपरेशन किया। ख़ुद इस कमेटी के अरकान और सरबराहान गवाह हैं, उसकी रिपोर्ट भी गवाह है। ठीक। लेकिन जमात के अंदर मनासिब पर कुछ ऐसे लोग थे जिनके रवैये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जो डिसीशन मेकिंग पे थे, जो इन्फ्लुएंशियल थे, और जो नहीं छोड़ रहे थे बावजूद ये कि मैं हर किस्म के कोऑपरेशन के लिए तैयार था। मेरे लिए रास्ते जो हैं वो बंद कर रहे थे। मसलन आप इसका देख लें, मैंने ग्लोबल समूद फ्लोटेला से रब्ता किया कि मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपका मुल्क हमने मलेशिया के साथ डाला है, आप मलेशिया के थ्रू आए। मैंने मलेशिया से रब्ता किया, उन्होंने कहा इस्लामी जमीयत तलबा हमारा फ्रेंचाइज़ है पाकिस्तान में, वो हमारे तहरीकी लोग हैं, तो आप उनके थ्रू आए। इस्लामी जमीयत तलबा से मैंने रब्ता किया, वो बच्चे बड़े खुश हो गए, वो मैं इनका नाज़िम आला रहा। आप नाज़िम आला रहे? हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जमात वालों को पता चल गया, जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने उन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं दे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जारी करने थे आप? उन्होंने ज़ाहिर है, जब उन्होंने उनको 3 सीटें दी थी, 3-4 सीटें, ठीक। और उनके लेटर हेड से, उनके ज़रिए से वो लोग जो हैं वो समूद नुसंतारा फ्लोटेला में और फिर समूद नुसंतारा के साथ ग्लोबल फ्लोटेला में वो शरीक हो सकते थे। तो कोटा उनके पास था 3 सीटों का, 3 या 4 सीटों। अच्छा, ठीक है। अब आपको इनकार हो गया, पहले वो खुश हुए, हाँ, फिर प्रेशर आया तो उनसे कहा कि भाई जमात ने मेरे लिए तय किया है कि आप सूबाई नज़म से इजाज़त लेंगे, तो मैं इजाज़त भी ले चुका हूँ। दूसरे दिन उन्होंने फिर कहा, आपने सूबाई नज़म से इजाज़त ली थी। अच्छा। उसके बावजूद जो मंसूरा का लोग हैं, उन्होंने इन बच्चों को इतना दबाया कि उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जो हैं वसीम हैदर साहब, हमारे बाजोड़ के हैं, हमारे हाँ रशीद साहब जो हैं वो जमात के कायद हैं, उनके बेटे हैं। उस बेचारे ने, और नाज़िम आला मोहतरम जो इनके हैं, वो बेचारे मजबूर थे। तो मैं उन बच्चों को बेगुनाह समझता हूँ, बच्चे पीछे से कहा गया कि आप बना दें। तो जब ये हुआ तो मैंने कहा कि देखें, जमात मेरी बाप दादी की पार्टी नहीं है, मेरे बाप सियासत नहीं करते, और मेरे दादा सुरखपोश थे, वो कांग्रेस में थे, बादशाह खान के करीबी साथी थे। ठीक है। हाँ, जेलों में भी रहे थे। ये मेरी मिशन की पार्टी है, बाप दादा की नहीं है, और मिशन के लिए आप मुझे रुकवा रहे हैं। इससे पहले आपने मुझसे गज़ा के लिए सेव गज़ा की तंजीम ख़त्म करवा दी कि आप ख़त्म करेंगे। आपने ख़त्म कर दी थी? हाँ, मैंने ख़त्म कर दी थी, उसको बाकायदा ऐलान कर दिया था, यहाँ तक कि उसके फेसबुक पेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक ख़त्म कर दिए थे, ताकि मैं जमात के नज़म का पाबंद रहूं। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता था, लेकिन मैं अपनी राय से उनके मुकाबले में दस्तबरदार हुआ। और ये कमेटी को ये पूरी रिपोर्ट्स मैंने दी, प्रोग्रेस, कि भाई देखें आपने मेरे लिए ये तय किया था, मैंने ये काम किए, ये उसकी प्रोग्रेस है। लेकिन दूसरी तरफ से मुझे जमात के मशावरत में, प्रोग्रामातों में, उठने बैठने में न सिर्फ शरीक नहीं किया गया, बल्कि जब मैं खुद जाता था तो मुझे कहा जाता था कि ना हो। तो जब मैं वहाँ जा रहा था, ये इटली का वाक़या मैंने आपसे सुना है कि जब फर्दन सबसे पूछा गया, तो मैंने कहा अब तो सामने मौत है, तो इस बोझ का जो मेरे दिल के ऊपर है इसको उतार दो। तो मैंने उसी वक्त 19 सितंबर को हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को इस्तीफ़ा लिखा, और उस पर नीचे लिखा सिसिली बुहिरे रूम। जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं थी, तब आपने जमात इस्लामी हाँ, मैंने दिया, और मैंने इसलिए दिया कि मेरे दिल पे बोझ था कि गुज़िश्ता 3 साल से आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आपको कॉर्नर किया जा रहा है। हाँ, कॉर्नर किया जा रहा है, बल्कि टॉर्चर किया जा रहा है। मैं देखिए, आप 37 साल मैंने गुजारे। फर्क भाई, मैंने जमात की इज्जत बढ़ाई है सेनेट में, मैंने एज ए तंजीमी लीडर जमात की इज्जत बढ़ाई है। मैंने 37 सालों में ना स्कूल खोला है, ना अस्पताल खोला है, ना प्रॉपर्टी की बिजनेस की है, ना कोई और कारोबार किया है। मैंने इंतहाई ट्रांसपेरेंट मेरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जमात में। सेनेट की तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी मैंने जमात को दिखाया कि इतने 45 लाख रुपए मैंने कैश
सेनेट की तनख्वाहों से जमात के बैतुल माल में जमा करके उसकी रसीद ली है। यानी आपको सेनेट से जो तनख्वाहें मिलती थी वो भी आप जमात के बैतुल माल में 45 लाख रुपए उसमें जमा किए। 71 लाख रुपए मैंने तकरीबन जो दफ्तर यहाँ बनाया था, जिसमें मैंने सेनेट के कामों के लिए अपने साथ असिस्टेंट रखे थे, ड्राइवर रखा था, बाकी काम थे, या उसका कोई दफ्तर का खर्चा था, 71 या 70 लाख रुपए मैंने उसके ऊपर लगाए हैं। कुछ मैंने जमात के कामों में बराह रास्त सर्फ कर लिए हैं। मैंने उसका 20-25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वो जमात अपने घर के कामों पे, और इसके लिए मैंने डॉक्टर अनीस साहब से, ये मैं पहली मरतबा आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जब मैं सेनेट में आया तो डॉक्टर अनीस साहब से मैंने फतवा लिया कि क्या सेनेट की मराहत और तनख्वाहों को मैं अपनी घर, इसलिए कि मैं तो पहले थोड़ा बहुत बिजनेस करता था, प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट ली, इधर कर ली उधर कर ली, हल्का फुल्का साइड लाइन अपने दोस्तों के साथ, उससे कुछ आमदन मेरी होती थी, उस समय निज़ाम चलाता था। फिर अल्लाह ने कुछ ज़मीनें दी हैं ख़ानदानी तौर पे, वालिद साहब मेरे हयात हैं। इस काम के लिए भी जब मैं जा रहा था फ्लोटेला, मैंने उससे 20 लाख रुपए लिए वालिद साहब से। लेकिन इस उम्र में भी कि मेरे अपनी बच्चों की शादियाँ हो गई है और मैं वालिद साहब से अभी तक पैसे ले रहा हूँ। मेरा कोई घर पाकिस्तान में नहीं है, जितनी जायदाद है वो मेरे वालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनका साया हमारे सरों के ऊपर रखें, उनका है। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे कोई प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। तो देखें, वही प्रॉपर्टी है जो मेरे वालिद साहब ने कोई 10-10 एकड़ सब भाइयों के नाम की है, वो बाकी तो छोड़ रियाज। हाँ, बाकी आपने फतवा लिया? हाँ, मैंने फतवा लिया डॉक्टर अनीस साहब से कि क्या मैं ये पैसे जो इससे आते हैं ये मैं अपने घर के अखराजात, किचन और बच्चों की तालीम पे खर्च कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आप 24 आवर्स जमात के तंजीम को दे रहे हैं, उस वक्त मैं सूबाई अमीर भी था, और जमात की पार्लिमानी जिम्मेदारियों को दे रहे हैं, तो इसलिए आप इससे बकदरी ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कोशिश की कि कम से कम पैसे इसका इस्तेमाल करूं। इस दौरान मैं घर से भी पैसे लेते, यानी मैं सेनेटर होते हुए भी वालिद साहब से खर्चा ले रहे थे आप। ये मेरे लिए एक धचका है कि लेकिन जमात इस्लामी गजा के लिए कोशिश कर रही है, और जमात इस्लामी अगर मुश्ताक अहमद खान साहब जा रहे हैं तो उनको रोक भी रही है। अच्छा, फिर यह है कि जब मैंने आपको इस्तीफ़ा दे दिया, तो 19 सितंबर को मैंने इस्तीफ़ा दिया, 1 को मेरी गिरफ्तारी हुई, तो 19 से 1 तक ये इस्तीफ़ा मैंने अमीरुल अज़ीम साहब को भी दिया, ये इस्तीफ़ा मैंने हाफिज़ नईम रहमान साहब को भी दिया, 3 कमेटियों के सरबराह मौलाना इस्माइल साहब, नूरुल हक साहब और शाह फैसल साहब, उनको भी अरसाल कर दिया, और सलीम मंसूर खालिद साहब को भी अरसाल कर दिया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि नहीं भाई ये एक रिस्की मिशन पे आप छोड़ दें, यार आप आ जाएं फिर बात करेंगे। आगे से 12-13 दिनों तक आपने कोई खामोशी रखी, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि ये इस्तीफ़ा दें। और जब आपने ये ऐलान किया उसके बाद राब्ता ऐलान जो हुआ, ऐलान मेरा कोई मंसूबे का नहीं। वैसे यही मेरे लिए हैरानी थी कि ऐलान ऐसा था कि मैं आया, सफ़र की थकावट थी, और उसके साथ साथ जो है वो उसका एक साइकोलॉजिकली अभी तक मैं उससे वापस नहीं हुआ था, बहाल नहीं हुआ था, जो जेल की सूरत हाल थी, और यहाँ पे थका हुआ भी था बहुत ज़्यादा। हामिद मीर साहब के साथ मेरा प्रोग्राम था, और मेरा ख्याल ये था कि मेंटली मैं प्रिपेयर्ड था कि गज़ा के हवाले से, जेल के हवाले से, सफ़र के हवाले से, फ्लोटेला के हवाले से बात होगी। सहाफ़त का यही काम है कि वो आपको बताए। उन्होंने अचानक जमात के बारे में सवाल किया कि आपकी पोजीशन क्या है, और मेरी मुंह से निकल गया कि मेरी तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। यानी आप बताना नहीं चाहते थे? बताना आपको ये था कि जवाब वहाँ से। हाँ, तो ये कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन अब मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जवाब आ गया? बिल्कुल, जवाब मुझे आ गया, और हालांकि उनको खुद इसका ऐलान करना चाहिए था, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे, मुझे उन्होंने जवाब भेज दिया। तो जमात से मेरा कोई अब ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जमात को खैर की कुव्वत समझता हूँ। बिल्कुल, जमात के अंदर अब भी खैर गालिब हैं, जमात के अंदर ऐसे मुखलिस कारकुनान हैं, मैं खुद इसकी गवाह हूँ, मैंने उसको लीड किया है कि मैं जब उनको देखता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2-3 दफ़ा मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है, मेरे घर के ऊपर जो है वो 2 दफ़ा उन्होंने मुझे, जो अफ़गानिस्तान के पार जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने हिट लिस्ट के अंदर मुझे डाला हुआ है। सूबाई हुकूमत ने उसकी जो वो लिस्ट जो है वो जारी किए, जो टारगेट्स जो हैं वो कौन है, कॉल्स मुझे आती थी। तो आपके साथ तो एक मकाम पे DGISI भी आमने सामने DGISI ने मेरे घर के सामने गाड़ी में कई घंटे बैठे रहे, मुझे कॉल आती रही कि बाहर निकलें, DGISI साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप। मैंने कहा मैं मिलना नहीं चाहता। अच्छा, मैं क्यों मिलूं? DG साहब मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं, इस जिनसे पूरे पाकिस्तान के सियासतदान मिलना चाहते हैं। तो फिर धमकियां भी दी गई मुझे
धमकियां भी दी गई। तो लेकिन देखे ना, आप कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी खड़ा रहा, लेकिन ये बड़ी एक कैफियत थी जब आपने मैं अब भी चैलेंज करता हूँ, मैं जमात की लीडरशिप को चैलेंज करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे पूरी जमात की लीडरशिप में कोई आके मेरे साथ मुनाजिरा करे। बिल्कुल ठीक। क्या महारंग बलोच और बानी पीटीआई और फिर इन्होंने कहा कि मैं मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर, इन लोगों से भी मिलूंगा और इनके लिए आवाज़ भी बुलंद करूंगा, इनसे पूछते हैं इनके अज़ाइम क्या है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आपने इधर आके कहा जी मैं मंजूर पश्तीन के लिए, महारंग बलोच के लिए, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। लोग एक ये भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या इन तीनों में से किसी ने आपके लिए आवाज़ उठाई है? ये बहुत अच्छा सवाल किया फ़ारूक भाई आपने। ये अक्सर लोग मुझसे और खुसूसन जमात के वाबस्तगान कहते हैं कि भाई तुम जिसके साथ बैठे होते हो, उनसे जिसके लिए आवाज़ उठाते हो, जिसके लिए यानी 26 माह तक जनरल बाजवा ने अली वज़ीर को जेल में रखा, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई सियासी लीडर उनसे मुलाकात के लिए जनरल बाजवा के डर से जाता नहीं था। और मैं कस्तन जनरल बाजवा के खिलाफ वहां जाके उनसे मुलाकात करता था और पिक्चर उतार के उसे सोशल मीडिया और उस वक्त वो उस असेंबली के मेंबर थे, उसके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं होते थे। तो लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि मैं जब जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ ना, तो ये किसी बदले के लिए नहीं कि कल कला जब मैं मजलूम होऊंगा तो मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पर कहता हूँ। इमरान खान अगर परवेज़ खटक बनते तो आज हुकूमत के ईवानों में होते। वही परवेज़ खटक जिसने लिख के दिया, वो परवेज़ खटक हुकूमत के ईवानों में है। इमरान खान के पार्टी के ऊपर पाबंदी, इमरान खान के 2/3 मैंडेट के ऊपर डाका, इमरान खान के साथ ख़ानदान के साथ जुल्म, वो सिर्फ इसलिए कि वो इनकार कर रहा है। वो अगर आज भी लिख के दे दे तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। तो मैं इमरान खान का, मैं फ़ारूक भाई आपको बताऊं, सिर्फ एक बात बता दें मुझे कि उनकी पार्टी है, इस वक्त एक सूबे में हुकूमत है, ओपोजिशन लीडर उनका है, उनको मीडिया कवरेज आपसे कितनी ज़्यादा गुना मिलती है, सब कुछ है उनके पास। उनकी पार्टी के लोग शायद इस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से आप खड़े। क्या आपको लगता है फ़र्क क्या नज़र आता है? उसकी पार्टी के लोग खड़े हुए नहीं है, उसकी पार्टी के लोग लेटे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पार्लिमानी पार्टी है पीटीआई की, इनकी मौजूदगी में इमरान खान 1000 साल तक भी जेल से नहीं निकल सकता। ये बताएं कि क्या अब तो आप इतनी बातें कह चुके हैं आने के बाद, क्या अभी भी इन तीनों में से कहीं से आपको मैसेज आया या शुक्रिया अदा किया किसी ने, या वैसे आप शुक्रिया के मोहताज नहीं? देखें मैं ये बेचारे खुद मजलूम है, मैं इनसे क्यों? तो एक बंदा जेल में, ठीक है, एक बंदा रियासती जबर का शिकार है, एक बंदे के लिए कोई इंसाफ का दर नहीं खुला, एक बंदा खुद परेशान है। उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? तवक्को रखने के बजाय आगे बढ़ के उनके तवक्को बन जाए। तो इसलिए मैं कोई इसका वो नहीं है, मेरा ये फ़र्ज़ है। तो मैं अली वज़ीर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, महारंग बलोच से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इमरान खान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने मैसेज दिए हैं सबको। इंशाल्लाह जैसी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मैं सबके पास जाऊँ। ये कहीं पे कुछ पोस्ट चल रही थी कि जैसे आपकी अहलिया जमात इस्लामी का हिस्सा रहेंगी लेकिन आप नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। देखिए मेरी अहलिया जो है, जिस तरह मैं इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम ला रहा हूँ, इस तरह वो इस्लामी जमीयत तालिबात की नाज़िम ला रही है। ठीक है, जिस तरह मैं खैबर पुख्तनख्वा जमात इस्लामी का अमीर रहा हूँ, इस तरह वो खैबर पुख्तनख्वा जमात इस्लामी की नाज़िमा रही है। ठीक है, जिस तरह मैं मरकज़ी शुरा का रुकन रहा हूँ और आमिला का रुकन रहा हूँ, इसी तरह वो जमात की मरकज़ी शुरा और आमिला की रुकन रही हैं। तो मैं खुद एक डेमोक्रेटिक वो हूँ, वो ना मेरी वजह से रुकन बनी थी और ना मेरी वजह से रुकनियत छोड़ी। ठीक है, ये आप देखें ना, मैं इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा जो इख्तिलाफ है वो किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं है, यानी वो वहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ पर आपके ऐलान के बाद भी उन्होंने आपसे कुछ कहा? ये उसकी मर्जी है और मैं उसका एहतराम करूँगा और उसको इसकी पूरी आज़ादी हासिल है। लेकिन आपका इस्तीफा उन्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा फिर? देखें, उनको सूरत हाल का इल्म था। जो गज़ा मुआहिदा हुआ है उससे आप मुतमईन हैं? देखें, जो ग्लोबल समूह सोठेला के उसके 4 बुनियादी मकासद थे। नंबर 1, एंड द सीज, एंड ह्यूमन सीज, वो हो गया, ट्रक जाना शुरू हो गई। तो ये दूसरा, एस्टेब्लिश अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर। पहले दिन 600 ट्रक, दूसरे दिन 1000 ट्रक और बदबियात और सामान, कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो गया। 3, स्टॉप द जेनोसाइड, बमबारी रुक गई। एक हल्का इक्का दुक्का अब भी हो रही है, जैसे कल भी हुआ, आज भी कुछ हुआ है, लेकिन वो जो मैसेकर था वो रुक गया। नंबर 4, जो इस जेनोसाइड के जिम्मेदार हैं, मुर्तकिबीन हैं,
उनको कैफे किरदार तक पहुंचा जाए। तो इसमें से ये 3 मकासद हैं वो तो हासिल हो गए और हो रहे। तो मैं मुतमईन तो नहीं हूँ, दुआगो हूँ, मुतमईन इस अंदाज से तो हूँ कि हमास ने उसको कबूल किया है तो मेरे भी काबिल कबूल है। हमास जो कहती है वही मेरा मौक़िफ़ है, वही मेरी तर्जुमानी है, उसी के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं आखिर में ये वैसे कंपैरिजन पता नहीं मैं सही है या नहीं है, लेकिन इस पे ना एक बाकायदा आर्टिकल आया अंग्रेज़ी अखबार में। एक खातून, वो लड़की बच्ची से ग्रीटा से आप मिले और एक मलाला है आपकी उस साइड की, और नोबेल पीस प्राइज़ मिला। मुझे ख़ुद वहाँ पे जाके देखने का भी मौका मिला। तो लोग बहुत सी तनकीद कर रहे थे। आर्टिकल आया, राफिया साहिबा ने गालिबन कॉलम लिखा ये कि इन देखें, ये है जब आपके पास शोहरत होती है, जब आपके पास एक आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जा सकती है, तो तब शायद मलाला को फ़लस्तीन के लिए बात करनी चाहिए थी। अब पता नहीं मैं कंपैरिजन सही ड्रा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक बहस है, इसलिए इस पर सवाल पूछ रहा हूँ। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। देखें ना, एक है मलाला, एक है ग्रीटा। मलाला रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न रिजीम की चॉइस को, और ग्रीटा रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न बाज़मीन पब्लिक के चॉइस को। एक है मलाला और एक है जो अभी ब्राज़ील की खातून जिसको नोबेल इनाम मिला, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ उसका। हाँ, एक है वो जो कि जेनोसाइडल रिजीम इसराइल की हिमायती, जो कि उस मगरिब की जो 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 जेनोसाइड की स्पॉन्सर रिजीम है उनको रिप्रेजेंट करती है। और एक है ग्रीटा जिसके खिलाफ ट्रंप जो हैं वो बयानात देता है। यानी 22 साल की बच्ची के खिलाफ सुपर पावर हुक्मरान जो है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक आवाम के दिलों में रहती है, बाज़मीर इंसानों की आवाज़ है। और दूसरा उन रिजीम्स की जिनके हाथों से इंसानियत का खून बह रहा है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये गज़ा लिटमस टेस्ट है। गज़ा सबको एक्सपोज कर रहा है। गज़ा नोबेल पीस प्राइज विनर को एक्सपोज कर रहा है। गज़ा नाम निहाद जैसे मगरिब में तराशे हैं इंसानी हुकूक के बुत, उसको एक्सपोज कर रहा है। गज़ा जो है वो मासूमों का कब्रिस्तान भी है, मगरिबी तहजीब के जालिमाना अकदार का कब्रिस्तान भी है। और गज़ा बाज़मीर इंसानों को नई लीडरशिप आ रही है। 2 आखिरी मेरे सवाल हैं। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान से किसी मजहबी जमात के लीडर ने आपसे रब्ता किया था फ्लोटेला से पहले, या उधर रब्ता किया हो कि मैं इस काफिले का हिस्सा बनना चाहता हूँ, किसी भी मजहबी जमात? देखिए, मुझे एक तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने 3 दिन मुसलसल जब मैं सफ़र पर था, नहीं वो इसका हिस्सा बनने के लिए, इस फ्लोटेला का हिस्सा बनने के लिए, मैं यही बता रहा हूँ, फ़ोन किया था, खैरियत मालूम की थी, दुआएं मुझे सिखाई थी। फ्लोटेला का हिस्सा बनने का किसी ने नहीं कहा। मौलाना फजल रहमान साहब ने मैसेज भेजा था और ये भी कहा था कि मैं अपनी नवाफिल में भी, अपनी दुआओं में भी आपकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा हूँ। बाकायदा उनको कहा था, और उसने कहा भी था कि जब वज़ीर आज़म उस वक्त बाहर थे, जब आएंगे मुझे मैसेज पहुँचाए थे, तो मैं उनसे भी बात करूँगा कि वो आपकी और फ्लोटेला की सिक्योरिटी के लिए रोल करें। तो मैं इन दोनों का जो है वो शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इमरान खान की रिहाई तो अभी दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रही, या हम जब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से पूछते हैं तो उनको भी नज़र नहीं आती। आपको कोई नज़र आ रही है? और आपने जब कहा कि मैं फ्री ट्रायल चाहता हूँ उनका, तो आप कोई अमली जदोजहद करने का कोई मंसूबा बना के बैठे हैं? किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक तो ऑलरेडी मेरी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, पाक फ़लस्तीन फोरम, इसके पूरे पाकिस्तान में अभी 3-4 माह में जा रहा हूँ और इसके 1 लाख कमेटियाँ बना रहा हूँ। और ये ए पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल तो नहीं, फ़लस्तीन का तो पॉलिटिकल है, लेकिन आपसे गैर जमाती, गैर इंतखाबी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है जिसमें हर पार्टी के लोग और हर तबके के लोग आ सकते हैं जो सिर्फ एक नुक्ते फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ कमेटियाँ, और पूरे पाकिस्तान में 3-4 माह में के लिए दौरे पे निकल रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा जो मेरा फ्रेम है, जो सेनेट के अंदर जिसके ऊपर मैंने काम किया, सेनेट से बाहर काम किया, जिसमें डॉक्टर आफिया हैं, कश्मीर इशू हैं, बलोच पश्तून ग्रीवेंसेस है, फेडरेटिंग यूनिट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी है, सावरन पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फ्री प्रेस है, जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जदोजहद है, सेहत, तालीम, रोज़गार, अमन व अमान के इश्यूज़ हैं, और माफिया, IPPs माफिया, यूरिया माफिया, चीनी माफिया, सीमेंट माफिया, जो माफिया, इसके ख़िलाफ़ जदोजहद, इसके लिए मैं एक और सिविल सोसाइटी मूवमेंट बना रहा हूँ और उसमें भी सब लोगों को जमा करूँगा और इन इश्यूज़ के ऊपर
ताकतवर अंदाज में मुजाहिमत करूंगा। ठीक है। लीगल, पीसफुल, नॉन वायलेंट मुजाहिमत, भरपूर और ताकतवर मुजाहिमत, और इसके लिए तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को मुत्तफिक करूंगा। देखें, फ़लस्तीन और पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि इसका मारंग बलोच का, अली वज़ीर का, इमरान खान का फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़ है? इसका बड़ा ताल्लुक़ है। फ़लस्तीन के सबसे ज़्यादा तवक्कुआत में, तो 44+ कंट्रीज़ में अभी बैठा हूँ, वो एक यूनाइटेड नेशन थी, मुझे वहाँ पता चला कि लोगों की तवक्कुआत है पाकिस्तान से। आप कोई रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में दूरी है। रास्ता जो है, रास्ता वो आवाम से होके गुजरता है। आवाम को एजुकेट करना, आवाम को मुनज़्ज़म करना, आवाम को इस मकसद और इस रास्ते के ऊपर लगाना, और कोई रास्ता नहीं है, कोई 3 नंबर गेट, कोई 4 नंबर गेट, कोई 5 नंबर गेट। गुज़श्ता 80 साल की तारीख बता रही है कि ये मसाइल का हल नहीं, ये खुद मसाइल है। अवामी और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता वो किसी रावलपिंडी के गेट से नहीं गुजरता, वो आवाम के दिलों से गुजरता है, और मैं इसी रास्ते को। आपके बातों से तो तासुर मैं ये ले रहा हूँ कि आप नई सियासी जमात की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, लोग कह तो रहे होंगे आपके पास, मैं हालात को देखूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर बता दूं कि मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस्लाम, आलमी इस्लाम, फेडरेटिंग यूनिट और मजलूम की हिमायत और जालिम के खिलाफ जदोजहद और मुजाहिमत के लिए सबसे ताकतवर मोर्चा समझता हूँ, और इस मोर्चे में जाने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ये मेरी मिशन का तकाजा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू।